हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में, जानेंगे क्या क्या सरकार के लेवल होते हैं, कितने टाइप की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है और क्या क्या काम करती है। ठीक है, आज हम जानेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग पीछे तक नहीं देखते हो, तो हम टॉपिक को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आगे जो है इसका टॉपिक हम दूसरी में करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार है क्या, क्यों ज़रूरत है सरकार को, सरकार की हमें ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो सरकार जैसे कि क्या होता है कि भाई किसी भी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सब अपनी अपनी चलाएंगे नहीं तो। ठीक है, और फिर ये भी नहीं है कि भाई हमें सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर से मतलब है, बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि ज़रूरत सारी यहीं पे पूरी नहीं हो जाती ना। एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे जो कंट्री हैं उनके साथ रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं, तो वो कौन करे। ठीक है, फिर कंट्री के अंदर भी है, जैसे एजुकेशन पे काम करना पड़ता है भाई, फूड पे काम करना पड़ता है, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड काम करना पड़ता है। तो ये सारे काम कौन करे, तो इन सब के चीज़ों के लिए ही सरकार को बनाया जाता है। ठीक है, तो सरकार क्या हुई, अ ग्रुप ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। भाई समाज के वेलफेयर के लिए कुछ तो लोग, गिने चुने लोग होंगे जो वो काम करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। ठीक है, तभी तो काम करेंगे। अब जब तक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है, तो हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार का क्या होता है, चुनाव किया जाता है और वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या हो गया भाई, ए इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो लोगों की भलाई के लिए फिर काम करेगी आगे। फिर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्तर कितने हैं भाई, कैसे गवर्नमेंट को ये रखें कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट इतने जो लोगों की है, वो कितने, कौन बंदा कहाँ पे क्या काम करेगा। ठीक है, तो यही लेवल है, स्तर स्तर होते हैं कि भाई कौन बंदा किस लेवल पे काम करेगा। तो ऐसे जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो 3 हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल होती है जो विलेज से रिलेटेड रहती है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे क्या है भाई, दिल्ली में जो सरकार बनेगी तो वो हर गांव में जा के तो काम नहीं देखेगी ना। ठीक है, तो ऐसे लेवल डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि ओवरऑल जो है कंट्री हमारा, उसका फुल्ली डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो लोकल लेवल हो गई जो गांव से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, जो जिसमें क्या क्या आते हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है। ठीक है, लोकल लेवल को 3 उसमें आगे डिवाइड कर दिया गया है। ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI आएगा। ठीक है, उसका कैसे गठन किया गया है, कब से कब तक, तो वो पूरा बड़ा टॉपिक रहेगा। इसको इसलिए उसको हम एक नेक्स्ट क्लास में फुल्ली कवर करेंगे। ठीक है, स्टेट लेवल होती है जो स्टेट पे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, हर सरकार, हर स्टेट की अपनी सरकार होगी। ठीक है, जो स्टेट से रिलेटेड जो भी मुद्दे रहेंगे उन पे काम करेगी। ठीक है, नेशनल लेवल की होती है जो पूरे इंटायर कंट्री की जो सरकार रहेगी। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे रहेंगे या नेशनल लेवल के जो मुद्दे रहेंगे उन पे काम करेगी। ठीक है, ऊपर से जो स्टेट में भी लोकल में भी जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार आपस में नहीं सुलझा पाते हैं वो, तो भी वो नेशनल लेवल ही उनको हैंडल करेगी। ठीक है, फिर एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने तरह की होती है भाई, हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट बनाने का तरीका है। ठीक है, तो कौन कहाँ पे क्या फॉलो करता है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक फॉलो करता है, कोई कंट्री मोनार्की फॉलो करता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक क्या होती है, इन दिस गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या है कि भाई लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अब बात होती है कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन से होती है और इनडायरेक्ट इलेक्शन से। डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें जो लोग हैं
वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे भेजते हैं सरकार में, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। पीपल क्या है यहाँ पे, पीपल टेक्स डिसीजन, ठीक है। उसमें एग्जाम में आता भी है, सरकार खुद डिसीजन नहीं लेती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल ही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जिसको चुन के भेजा है, सरकार में भी तो वही है, इसका मतलब जिसको हमने चुना है हमारी सहमति है उस बंदे में, ठीक है। तो अगर उस बंदे में हमारी सहमति है तो हम उस पर क्या है, हमारा भरोसा हो जाता है उस पर कि भाई आगे सरकार में जाके ये जो डिसीजन लेगा वो सही होगा हमारे लिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, पीपल ही तो डिसीजन ले रहे हैं ना। फिर है मोनार्की, ये जहाँ मैं ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन हमारे में क्या, हमारे में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके फीचर्स और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक बार मोनार्की बता देती हूँ। मोनार्की क्या है, इसको ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब एक बंदे के पास पावर रहती है, बाकी ऐसा नहीं कि काम सारे वही करेगा, काम तो एक बंदा कैसे करेगा, पूरे कंट्री के काम एक बंदा कैसे करेगा, लेकिन उसके कुछ लोग रहेंगे जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जैसे किंग और क्वीन जो भी बनता है, मोनार्क जो रहेगा उसी का फाइनल डिसीजन रहेगा, ठीक है। मोनार्की में यही होता है। तो क्या है, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, वहाँ मोनार्की सिस्टम है अभी भी, ठीक है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब हमने जैसे देखा लोग चुनते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। इसमें क्या, पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, ठीक है। उनके पास पावर है, हम अपने लीडर्स को चुनने की पावर है हमारे पास। किसके पास है, अडल्ट के पास, ठीक है। बच्चों का नहीं है इसमें कि भाई, तो अडल्ट में हम किसको काउंट करते हैं, 18 ईयर्स एंड अबो को, ठीक है। जो वोट देने के लायक हो जाएंगे और उनको हम अडल्ट मानेंगे, वो इलेक्ट करके अपने लीडर्स को चुनेंगे, ठीक है। इन दिस टाइम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारे में क्या चल रहा है इंडिया में अभी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने बताया था ना कि भाई हम अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम किसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने बिहाफ में, हम उनको चुनकर भेज रहे हैं, और जिसको हम चुन रहे हैं उनको हम क्या है, उन पे हमारा क्या है, भरोसा है, तभी हम उनको वोट दे रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए हम उनको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई सरकार में तुम हमारे तरफ से हमने चुन दिया है आपको, अब तुम सरकार में हो हमारी तरफ से, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव यही होता है। फिर है कि गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्वेश्चन है ना, अभी भी आया हुआ था एग्जाम में कि उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फॉलो नहीं करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि भाई 18 एंड अबो को सभी को वोट देने का अधिकार हो, न कोई ये कि अमीर है तो ही, या गरीब है तो ही, या एजुकेटेड है तो ही उसको वोट देने का अधिकार है। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये चीज़ें थी, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। जो जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है उसको वोट देने का अधिकार था, बाकी वुमेन को और जो अनएजुकेटेड हैं, जो गरीब हैं, उनको क्या था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं बोलते थे, ठीक है। तो अभी हमारा कंट्री क्या अभी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी फिर लेकिन क्या था, जब ये चीज़ें नहीं हो रहे थे तो इस चीज़ों से सब परेशान थे ना, ठीक है। इस चीज़ से क्या हुआ, इस चीज़ से हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सभी लोगों की सहमति नहीं थी उसमें, ठीक है। उसमें सिर्फ गिने चुने जिसके प्रॉपर्टी और जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं लोगों की सहमति थी, ठीक है। तो जो एक दे रखा है एनसीईआरटी में, यंग इंडिया पत्रिका थी जो गांधी जी की थी, गांधी जी ने 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में इस चीज़ के बारे में फिर लिखा भी था, ठीक है, कि भाई मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि भाई लोगों को प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोट देने का अधिकार है, जो गरीब है
तो उसको क्या हुआ, उसको तो इस चीज़ का भाई बहुत दयनीय स्थिति में है कि भाई उसको अपने वोट देने का भी अधिकार है। मतलब क्या है कि ये उस पत्रिका में, जो यंग इंडिया पत्रिका है, उसमें गांधी जी ने इस चीज़ को मेंशन किया था। ये पूछ लेते हैं, और ये कब किया था, ये 1931 में किया था गांधी जी ने, ठीक है। फिर है कि भाई जैसे इंडिया में भी मैंने बताया ना कि इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस ये था ही नहीं कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, ठीक है। तो ये कि सबसे पहले वोट देने का वुमेन को जो अधिकार है वो किसने दिया है, वो अमेरिका ने दिया था। वो कब दिया था, 1920 में, ठीक है, 1920 में दिया गया था। उसका भी क्या है, उसको भी एक पूरा मूवमेंट था ये जब दिया गया था, नहीं तो हर जगह पे यही फॉलो किया जा रहा था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वुमेन सफरेज मूवमेंट, ठीक है, वुमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं उसको। ये कब हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मैन थे, जो मैन काम करते थे वहाँ पे, वो मैन तो लड़ाई में गए हुए थे, ठीक है। तो जो लड़ाई में गए हुए थे तो काम तो नहीं रुकेगा ना, उनकी जगह पे क्या हुआ कि जो औरतें थी उनको बुला लिया गया काम करने के लिए, ठीक है। तो जो वो आदमी जो काम कर रहे थे, और वो उसके बाद जो वो औरतें काम करने आई हैं, तो उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उस काम को संभाला, मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा हुआ कि भाई सब मतलब हैरान रह गए, आदमी भी हैरान रह गए कि भाई इसका मतलब जो अनइक्वेलिटी चल रही है कि भाई सब वुमेन ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है काम, तो इसका मतलब वुमेन तो क्या इक्वल हुई, तभी तो और भी अच्छे से बल्कि किया जा रहा है, तो इसका मतलब वुमेन कम तो नहीं हुई ना। तो क्या हुआ, फिर वुमेन को भी रियलाइज हुआ, ठीक है, औरतों को भी ये चीज़ रियलाइज हुआ कि भाई जब हम ये चीज़ कर सकते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार क्यों है नहीं है, ठीक है। तो इसमें विरोध में ही उन्होंने ये वुमेन सफरेज मूवमेंट चलाया, और जो क्या हुआ, जो कामयाब भी हुआ, जिसका मतलब ही क्या है, सफरेज का मतलब क्या है, राइट टू वोट, ठीक है। सफरेज का मतलब भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इसका मतलब है राइट टू वोट, वोट का अधिकार, ठीक है। तो इसी चक्कर में उन्होंने ये मूवमेंट चलाया जो कामयाब भी हुआ, और बाद में फिर क्या किया, अमेरिका ने क्या कर दिया, 1920 में औरतों को वोट देने का अधिकार दे दिया, ठीक है। उसके बाद ही फिर यूके में भी उसके बाद 1928 में, क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए बताई जाती थ्योरी, क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि भाई यूके ने कब किया है, 1928 में, अमेरिका ने कब किया है, 1920 में, वुमेन को, ठीक है, वोट के बराबर, ठीक है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। फिर उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, वो मूवमेंट सफरेज मूवमेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है राइट टू वोट, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये समझाने के लिए था कि इसको चैप्टर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर दे रखा कि एक साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये एनसीईआरटी में साउथ अफ्रीका है जो, उसका भी दे रखा है कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, डिफरेंट रेस के, मतलब डिफरेंट कलर के लोग रहते थे। जो ब्लैक पीपल थे जो साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है, वाइट थे जो वहाँ पे रहने आए थे, कौन आए थे, वही ब्रिटिश, ठीक है, उन्हीं की कॉलोनी थी वो भी, साउथ अफ्रीका भी, ठीक है। इंडियंस भी थे वहाँ पे जो लेबरर्स और ट्रेडर्स के उसमें गए हुए थे, वो भी वहाँ रह रहे थे कुछ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसमें एक स्टोरी दे रखी है कि भाई कैसे कैसे क्या होता था। तो कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका भी जैसे कॉलोनी थी, तो साउथ अफ्रीका कॉलोनी थी तो किसका राज हुआ, वाइट वालों का ही राज हुआ वहाँ पे भी, ठीक है। तो वहाँ जो राज चल रहा था वहाँ इतना खतरनाक था कि भाई जो एम्बुलेंस है या भाई जो एजुकेशन है, हर जगह वो अपनी ही फॉलो कर रहे थे। जो एम्बुलेंस है ये भी मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की भी थी कि भाई इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, इकट्ठा रहने तक की भी इनको क्या थी, इन चारों को इकट्ठा रहने की भी अनुमति नहीं थी, ठीक है। अलग अलग रहना, अलग अलग मिलने जुलना, कुछ अनुमति नहीं थी, ठीक है। फिर एक स्टोरी दे रखी है हेक्टर पीटरसन की, ठीक है, हेक्टर पीटरसन की स्टोरी दे रखी है एनसीईआरटी में कि भाई क्या वहाँ पे जब ये सब कुछ चल रहा था, इतना डिफरेंस आ गया था लोगों में, तो फिर क्या हुआ, अब हेक्टर पीटरसन थे जो वहाँ के ब्लैक पीपल, मतलब वहाँ के ओरिजिनल साउथ अफ्रीका के निवासी थे, ठीक है। तो वो क्या थे, वो स्टूडेंट थे जहाँ
उनको मतलब ज़बरदस्ती क्या था, उनको ज़बरदस्ती वाइट जो लोग थे अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन वो क्या थे, वो चाहते थे कि भाई जो हम स्कूल में जो आ रहे हैं, कॉलेज में जो आ रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज सीखेंगे। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या थी, एग्जाम में पूछते हैं जुलू। ठीक है, साउथ अफ्रीका की लोकल लैंग्वेज जुलू थी। ठीक है, कैमरा हिलेगा था। साउथ अफ्रीका की जो लोकल लैंग्वेज थी जुलू थी। तो हेक्टर पीटरसन क्या थे कि भाई हम जुलू सीखेंगे, हम ये लैंग्वेज क्यों सीखें, वाइट लोगों की लैंग्वेज हम क्यों सीखें, हमारी लैंग्वेज ये है। तो उन्होंने इस चीज़ में क्या कर दिया, विरोध किया, जिसके चलते वहाँ पे साउथ अफ्रीका की पुलिस ने मतलब शूट आउट कर दिया। और 16 जून 1976 को क्या हुआ, हेक्टर पीटरसन की मौत हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, लोग भड़कने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो थी कुछ लोगों के, कुछ वहाँ के जो लोग थे उनका ग्रुप था, उनको मतलब एक संस्था बोल लो, तो जो जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर थे नेशनल मंडेला। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, किसके खिलाफ, जो रेसिज्म चल रहे थे। ठीक है, जो ये वहाँ पे इसको रंग भेद को फॉलो किया जा रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया नेशनल मंडेला ने। नेशनल मंडेला थे, वो लीडर थे, बाकी जो उस ग्रुप को बोला जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फाइनली मतलब ये जब सब कुछ हुआ तो जो आंदोलन चलते रहे, फाइनली क्या हुआ कि भाई 1994 में साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक बन गया। ठीक है, उनको वहाँ से छुटकारा मिल गया, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, 1994 में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से ना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो करेंगे वो रहेगा हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। लेकिन आप है ना प्लीज़ पूरी वीडियो देखो। ठीक है, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर होए आपको भी, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।